तो आज के सेशन में मैंने पहले ही बोला कि 69th के जो पेपर होंगे बिहार स्पेशल से जो प्रश्न होंगे उन्हें करेंगे, 68th बीपीएससी प्री में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो करेंगे, और 67th में 2 करेंगे हम। एक 67th में जो री एग्जाम हुआ था और एक जो कैंसिल्ड पेपर हो गया था, इन दोनों के ही जो प्रश्न पत्र हैं यानी प्रश्न है सॉरी बिहार स्पेशल के, वो करेंगे। बस बिहार हिस्ट्री मैं हिस्ट्री के साथ ही कवर करा देती हूं। ये बिहार का मैप। अब हम पहले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही साथ कुछ इमेजेस जो कि जरूरत के अनुसार होंगे हम साथ में वहीं पर देख लेंगे। तो हमारी स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, बी सर जेम्स डेविड सिफ्टन, सर ह्यूग डॉ, और उपर्युक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा कि 69 से पहले के जो प्रश्न है उसमें 5 ऑप्शन होते थे और उन 5 ऑप्शनों में से 68th में ऑप्शंस इस प्रकार होते थे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 68 से पहले ई में ही इन दोनों ऑप्शन को देखिएगा, यानी जब आप 67th या उससे पहले के पेपरों को देखिएगा तो ये दोनों ऑप्शन ई ऑप्शन में ही आपको निहित मिलेंगे, एक साथ ही मिलेंगे। अब यहां राज्यपाल पूछ रहा है तो ये स्वतंत्रता से पूर्व का पूछ रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम जो है गवर्नर कौन थे। तो ऑप्शन बी इज राइट, सर जेम्स डेविड सिफ्टन जो थे प्रथम राज्यपाल थे। ये 1935 से लेकर 37 तक इनका कार्यकाल था। अब अगर मान लीजिए प्रश्न ये पूछा जाता कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो दौलत राम, याद रखिएगा जयराम दौलत राम। स्वतंत्रता पश्चात अगर पूछा जाए प्रथम गवर्नर, तो यो याद रखिएगा जयराम दौलत राम। ये कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंस के लेखक, यानी ये रचना है, पुस्तक है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस, इसके राइटर कौन है पूछा जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन जो है इसका सही जवाब जो है वो क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं की रचना थी। इसके अतिरिक्त राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी पर और कई रचनाएं लिखी थी, जिसमें से एक था गांधी की देन, खादी का अर्थशास्त्र। ये अन्य रचनाएं हैं जो कि राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के लिए लिखी थी। बापू के कदमों में
चंपारण में महात्मा गांधी। जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था तब महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गए थे बापू के कदमों, क्योंकि खादी को बढ़ावा देने, तो इसलिए खादी का अर्थशास्त्र और गांधी की देन, ये 4 रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा महात्मा गांधी पर लिखी गई हैं। नेक्स्ट, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? याद रखिएगा कि अभी जो हम प्रश्न कर रहे हैं यहां से 68th में पूछे गए प्रश्नों को हम कर रहे हैं, यानी 68th बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हम कर रहे हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टीफेन चर्च, उपर्युक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। आपको जब पूछा जा रहा है सबसे पुराना गिरजाघर या सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, तो याद रखिएगा उसमें कोई एक ही ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन ऐसे में कभी नहीं हो सकता एक से अधिक, क्योंकि जब सबसे पुराना पूछा जा रहा है तो कोई एक ही सबसे पुराना होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों एक ही तिथि में बना हो, दोनों एक ही लंबाई में या चौड़ाई में या जो ऊंचाई में बनी हो, तो कोई एक जवाब जो होगा आपका सही जवाब होगा। तो जो रोमन कैथोलिक थे उनके द्वारा बनवाया गया था ये 1713 में। कब बनवाया गया था? 1713 में पटना में बनवाया गया था। सबसे पुराना गिरजाघर जो है वो पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार, यानी मंचन जब वो करते थे तो उन्हें अशोक कुमार के नाम से जाना जाता था, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? यानी इनका संबंध जो है बिहार के किस जिले से था? कुमुदलाल गांगुली की बात हो रही है। ए पटना से, बी मुंगेर से, सी भागलपुर से और उपर्युक्त में से एक से अधिक से या कहीं से नहीं। जब ये पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा कि किस शहर में जन्म की बात, तो एक ही कोई आंसर सही हो सकता है, तो ये आप आसानी से कट कर सकते हैं डी, क्योंकि जन्म किसी का किसी एक ही शहर में हो सकता है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। याद रखिएगा इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण, इन दोनों पुरस्कारों से जो है सम्मानित किया गया था। ये जो कुमुदलाल गांगुली थे, इन्हें दादा साहब 1988 में मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण 3 होते हैं। तो याद रखिएगा पद्म भूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से, देखिए भागलपुर से ही पूछा हुआ प्रश्न है, मिर्जा चेउकी की ओर से रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। ये एक स्थान है मिर्जा चेउकी। तो उधर की ओर से जब आप रेल मार्ग से आते हैं तो कौन सा बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन होगा? कहलगांव रेलवे स्टेशन, पीरपंती रेलवे स्टेशन, अम्मापाली रेलवे स्टेशन, एक से अधिक और कोई नहीं। अब जब पूछा जा रहा है कि अंतिम रेलवे स्टेशन कौन है, देखिए प्रश्न में ही ऐसा लिखा होता है कि कम से कम 1-2 ऑप्शन आप आसानी से जो है इलिमिनेट कर सकते हैं कि उसका सही जो है जवाब क्या होगा। तो इसमें आप आसानी से कर सकते हैं कि जब अंतिम पूछ रहा है तो एक से अधिक तो नहीं होगा, 3 या फिर कोई भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, अम्मापाली रेलवे स्टेशन जो है ये है। ये प्रश्न मैं अगर बताऊं तो किसी न कारण से समाचारों में चर्चा में रहा होगा, इसलिए ही पूछा गया हो।
वैसे मैं बिहार में डायरेक्टली जो करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें नहीं मतलब हटा दी हूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको ये आइडिया चले कि अगर कोई मुद्दा चर्चे में है तो उससे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? अब यहां ध्यान देना है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बिहार में किस जिले राज्य से जो है अधिकतम सीमाएं लगती है। ऑप्शंस को ध्यान देखिए, वेस्ट बंगाल, यूपी, झारखंड, एक से अधिक कोई नहीं। अब जब हम बिहार एक सामान्य परिचय पढ़ रहे थे तो वहां हमने चर्चा की थी कि बिहार की सीमा जो है 4 तरफ से लगती है, जिसमें 3 तरफ राज्यों से और एक तरफ जो सीमा है वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से साझा करती है, जिससे 7 जिले जो हैं वो स्पर्श होते हैं। पूर्व की बात करें तो पूर्व की तरफ से जो सीमा लगती है वो वेस्ट बंगाल से लगती है, और सबसे कम क्षेत्रफल में भी पूछा जाए यानी एरिया वाइज भी पूछा जाए या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछा जाए तो सबसे कम सीमा जो है वेस्ट बंगाल से लगती है। 3 जिलों की सीमा लगती है और क्षेत्रफल में भी सबसे कम, क्षेत्रफल में भी सबसे कम। इसके अलावा यूपी से 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं और झारखंड से भी 8। और जो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लगती है, नेपाल से राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो 7 जिलों से टच करती है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि अधिकतम जिलों से कहां लगती है। तरुण का जवाब यूपी और झारखंड। जी बिल्कुल, क्योंकि जब दोनों से 8-8 सीमाएं लग रही हैं तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लेकिन अगर यही प्रश्न ये पूछा हो जाता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार की सर्वाधिक सीमाएं किस राज्य से लगती है, तो आपका जवाब होता झारखंड, क्योंकि क्षेत्रफल में सर्वाधिक इसी से लगती है। क्योंकि झारखंड की सीमाएं जो है दक्षिण और थोड़ी सी पूर्व की भी जो सीमाएं हैं वो झारखंड से लगती है। अब इसे हम मैप के थ्रू देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी जो है ज्यादा अच्छे से हो जाए। तो ये रहा बिहार का मैप। आप जानते हैं कि उत्तर की तरफ नेपाल से जो है इंटरनेशनल बाउंड्री, यहां वेस्ट बंगाल से सीमा जो है टच करती है, साउथ में जो है वो झारखंड से सीमा टच करती है, और वेस्ट में जो है यूपी से सीमा टच करती है। नेपाल से 7 जिले जो हैं वो स्पर्श होते हैं, वेस्ट बंगाल से 3, झारखंड से 8 और यूपी से भी 8। अब साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि किस जिले से कौन सी सीमाएं जो हैं स्पर्श कर रही हैं। तो जब नेपाल की बात की जाए तो याद रखिएगा नेपाल की सीमाएं जो स्पर्श करेंगी वो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 1 2 3 4 5 6 7। जब बात वेस्ट बंगाल की जाए तो वेस्ट बंगाल से 3 सीमाएं लगेंगी, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक जब झारखंड की बात हो, 8 जिले जो स्पर्श करते हैं उसमें से एक रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सीमाएं जो हैं वो झारखंड को स्पर्श करती हैं। और जब यूपी की बात हो तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण जो कि छपरा हेडक्वार्टर है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, और एक थोड़ी सी बस सीमा जो है वो रोहतास को भी टच करती है। बिल्कुल एकदम थोड़ी सी सीमा जो है उत्तर प्रदेश और रोहतास की भी टच करती है। तो ये 7 3 3,
लेकिन एरिया वाइज जब देखेंगे तो झारखंड जो है सबसे ज्यादा सीमाएं जो है इसी की एरिया वाइज लगती हैं। अब यहां साथ के साथ हम ये भी देख लेते हैं, जैसे कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट जो है ये नेपाल से भी बाउंड्री को टच करती है और वेस्ट बंगाल से भी बाउंड्री को टच करती है। ठीक यहां पर जब कटिहार की बात की जाए, जब कटिहार की बात हो तो कटिहार वेस्ट बंगाल से भी सीमा स्पर्श करेगी और झारखंड से। ठीक रोहतास की बात हो तो रोहतास यूपी से भी और झारखंड से। और वेस्ट बंगाल की जब बात, सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट चंपारण की, तो यूपी और नेपाल दोनों से जो है सीमाएं स्पर्श करेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो चारों तरफ सीमाएं साझा की जाती है, यानी टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो चारों तरफ से अपनी सीमाएं साझा करते हैं, तो वो ऐसे नहीं ऐड करना है कि 8 8 7 3, क्योंकि 4 सीमाएं तो 2 से स्पर्श करती हैं। इसीलिए जो संख्या हो जाती है 22 ऐसे जिले हैं जो चारों तरफ से सीमाएं साझा करते हैं, ना कि 26, क्योंकि 8 8 16, 16 3 19 और 7 26 होगा, पर 4 दोबारा हो गई, तो इसलिए 22 टोटल ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 जिले चारों तरफ से सीमा साझा। ये बात याद रखिएगा। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी थी। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि सबसे उत्तरी जिला, तो उत्तरी हमेशा याद रखिएगा वो जो होगा पश्चिमी चंपारण। सबसे अगर पूर्वी में पूछा जाए तो आप देखेंगे कि कटिहार हो जाएगी, इससे आगे तक जाती है तो कटिहार हो जाएगी। वहीं सबसे अगर दक्षिणी पूछा जाए तो आपका जो होगा वो हो जाता है गया हो जाता है, क्योंकि जमुई से गया हो जाएगा। और सबसे अगर पूछा जाए कि वेस्टर्न में कौन सी, तो कैमूर हो जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे पश्चिमोत्तर, तो वो पूछा हो जाएगा आपका कैमूर। उत्तर में तो पश्चिमी चंपारण, पूर्व में तो किशनगंज, दक्षिण में तो गया और पश्चिम में तो कैमूर। ये बातें आपको याद रखनी है मैप के थ्रू। अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में खनिज उत्पादन, क्या पूछा जा रहा है हमसे, खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। अब क्या करना है, सही कथन कौन से हैं, 1 3 3 1 2, एक से अधिक या कोई नहीं। अब यहां अगर हम स्टेटमेंट को पढ़े तो पाइराइट्स में बिल्कुल सही है कि बिहार पाइराइट्स में जो है रोहतास शीर्ष स्थान पे है। वैसे जब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारत में जो है सर्वाधिक पाइराइट बिहार में ही पाया जाता है। और बिहार में सर्वाधिक पाइराइट कहाँ पाया जाता है, रोहतास, जो सासाराम वाला रीजन है वहां पर। तो फर्स्ट इज राइट। सेकेंड है चूना पत्थर। हमने बात की थी मैप के थ्रू, जब हम फिजिकल मैप पर चर्चा कर रहे थे, कि जो पठारी क्षेत्र हैं वो दक्षिणी एरिया है और इन्हीं क्षेत्रों में चूना पत्थर की बहुलता है। तो कैमूर, मुंगेर और रोहतास बिल्कुल सही है कि इन तीनों जिला में जो है चूना पत्थर की बिहार में बहुलता है। तो ऑप्शन नहीं बल्कि स्टेटमेंट 2 इज राइट। जमुई जिले में सोने के भंडार, जी बिल्कुल, जो पठारी रीजन है वहां पर हमें खनिज पाए जाते हैं। तो जमुई जो डिस्ट्रिक्ट है वो गोल्ड के लिए जो है बिहार में फेमस है। यहाँ पर सर्वाधिक सोने की जो है वो पाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। अब यहाँ किसी में वैसे तो नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज राइट। मान लीजिए यहाँ से 1 2 को हम ले लिए, यहाँ से 3 को भी ले सकते हैं, या वहां से 1 3 लेंगे, 1 2 भी सही है। तो ऑप्शन डी इज राइट। एक से अधिक ऑप्शंस जो है वो सही हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट,
बिहार में बहने वाली पवित्र नदी कौन सी है? फल्गु। निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? यानी जो फल्गु रिवर है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये निरंजना के नाम से भी जानी जाती है। तो ये किन दो नदियों के संगम के पश्चात जो है वो फल्गु कही जाती है? ऑप्शंस को ध्यान से देखें, मुहाना और लीलांजन, लीलाजन और सोन, सोन और मुहाना, एक से अधिक और कोई नहीं। अब हम यहाँ पर इसे पहले मैप पर देखते हैं ताकि क्लियरिटी ज्यादा अच्छी हो। ये रहा नदियों का मैप। हमने बात किसकी की है? फल्गु नदी की। यहाँ ध्यान से देखना है आपको। ये रहा फल्गु नदी जो गया वाला जो क्षेत्र है वहां से होकर जो है प्रवाहित होती है। ये रही सोन नदी। दो ऑप्शंस में सोन दिया हुआ है तो हम सोन को आसानी से कट कर सकते हैं क्योंकि सोन और किसी और के संगम से फल्गु तो नहीं प्रवाहित हो रही है। तो यहां ध्यान से फिर हम प्रश्न की तरफ बढ़ें तो ये रहा प्रश्न। सोन इसमें भी दिया है तो हम कट कर सकते हैं, सोन इसमें भी दिया है तो हम कट कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है? एक से अधिक भी कट हो सकता है क्योंकि दो ऑप्शन तो कट हो गए, या तो कोई नहीं या फिर ऑप्शन ए इज राइट। मैं बता दूं कि बीपीएससी में पहले भले ही ई ऑप्शन दिया जाता था पर बहुत कम प्रश्नों के जो थे जवाब वो ई होते थे। तो हमारे पास बचा ऑप्शन ए इज राइट, मुहाना और लीलांजन। याद रखिएगा निरंजना नदी को, निरंजना नदी को ही लीलांजन या निरांजन इस शब्द से जाना जाता था और यही है फल्गु नदी। इन दोनों नदियों के मिलने के पश्चात जो है वो फल्गु के नाम से जानी जाती है और इसीलिए इसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि यहाँ बिहार में इसकी कितनी किलोमीटर, तो 135 किलोमीटर जो है प्रवाहित होती है। याद रखिएगा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कि यहीं पर जो है गया में पितृपक्ष मेला लगाया जाता है और वो लोग जिनके पूर्वजों की मृत्यु हो गई है अपने पूर्वजों का पिंडदान करने जाते हैं। इसी नदी के किनारे होता है प्रत्येक वर्ष। पितृपक्ष जब होता है तो यहाँ एक मेला लगता है, पितृपक्ष मेला, पितृपक्ष मेला। पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। कहते हैं ना कि मृत्यु के पश्चात भी उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए। जबकि सच तो ये है कि मृत्यु के पश्चात वैसे ही मनुष्य मुक्त ही हो जाता है, सांसारिक सभी सुख दुखों से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? यानी चाय बागानों की स्थापना जो है बिहार में पहली बार कहाँ की गई? सुपौल, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। जब भी कुछ पहली बार पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा उसमें जवाब जो होगा आपका एक होगा, दो आंसर कभी नहीं हो सकते जब कोई चीज पहली बार पूछा जाए। तो ये हम कट कर सकते हैं। ठाकुरगंज, किशनगंज, किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में एक स्थान है ठाकुरगंज और पहली बार यहीं पर जो है बिहार में चाय बागानों की स्थापना की गई थी। किशनगंज की जो मृदा है ये चाय के लिए अनुकूल है और वैसे भी एक बात और याद रखिएगा कि सर्वाधिक वर्षा भी किशनगंज में होती है। जैसे आप बिहार के पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते जाओगे वहां पर जो है वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के कारण पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा जो है सर्वाधिक होती है और धीरे जाते जाते वो शुष्क होता जाता है। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि, डेकेड जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है यानी 10 वर्षों में दशकीय वृद्धि क्या होती है? जैसे कि 2001 और 11 इन 10 वर्षों के बीच जनसंख्या में जो वृद्धि नजर आती है वो दशकीय वृद्धि यानी डेकेड ग्रोथ कहलाता है। तो पूछा जा रहा है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि
1 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए, यानी सही जो क्रम है वो क्या है। किशनगंज, ये यहाँ पर ये भी है चिन्ह, किशनगंज, मधेपुरा, सिवान, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, मधेपुरा, किशनगंज, सिवान, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। अब ऐसे में भी ये एक से अधिक नहीं होगा, कोई एक ही सही हम कह सकते हैं दशकीय वृद्धि में हो सकते हैं, क्योंकि 3 ही डिस्ट्रिक्ट को इधर उधर करके दिया हुआ है। दशकीय वृद्धि वैसे कहा जाए तो ऑल ओवर बिहार में 25 पॉइंट समथिंग हुआ था। 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें, क्योंकि अभी तक नया सेंसस आया नहीं है, तो हम बात जब भी करेंगे 2011 के सेंसस से ही करेंगे। तो उस सेंसस के अकॉर्डिंग जो डेकेड ग्रोथ दिखा था हमें, वो 25 पॉइंट समथिंग दिखा था, 42 या कुछ था। लेकिन किन डिस्ट्रिक्ट्स में उससे भी ज्यादा वृद्धि रही, वो कौन से हैं, तो याद रखेगा सिवान में जो है सबसे ज्यादा वृद्धि रही, उसके बाद किशनगंज में, मधेपुरा में। सिवान में लगभग 30% समथिंग जो है, या 31 पॉइंट समथिंग जो है वो डेकेड ग्रोथ हुआ था। उसके पश्चात हुआ था किशनगंज में, और किशनगंज के बाद जो हुआ था वो मधेपुरा में। जब बात सेक्स रेशियो की हो, पॉपुलेशन की हो, तो ये जरूरी नहीं कि जो शिक्षित राज्य हों या शिक्षित जिले, एजुकेशन से जनसंख्या वृद्धि का या सेक्स रेशियो का सीधा संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा शिक्षित होंगे उनके यहाँ जनसंख्या सबसे कम ग्रो होगी, उनके यहाँ सेक्स रेशियो, ये हमेशा नहीं होगा। केरल के मामले में भले ही ये लागू होता है कि केरल सबसे शिक्षित राज्य है और वहाँ पर जो है लिंगानुपात भी अच्छी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह ये होगा। वरना जब बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार में शिक्षा में कोई और डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है, और जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई और है। जनसंख्या वृद्धि कम की बात हो जाए कि यहाँ जहाँ कम जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट कोई जो है और है, मतलब सीधा संबंध कभी भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में किस कृषि आधारित उद्योगों, क्योंकि आप जानते हैं कि 2000 में जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हो गया राजनीतिक सामाजिक आंदोलन के कारण से, तो बिहार वाला जो क्षेत्र हुआ यहाँ पर खनिज ना के बराबर रह गए। बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें ही कुछ जो है आपको खनिज मिलेंगे, लेकिन बहुल मात्रा में नहीं। एक सोने का भंडार जमुई में मिला है, पर बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पर जो है खनिज नहीं प्राप्त होंगे। वही झारखंड का जो रीजन है वो खनिज के लिए फेमस है। तो यहाँ पर जो उद्योग हैं या जो वो छोटे हैं, मझोले किस्म के हैं, और उसमें से भी अधिकांश जो होंगे वो कृषि आधारित आपको उद्योग देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इन कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग यानी खाद्यान्न उद्योग में प्रभुत्व है, यानी किसका जो है सर्वाधिक है। अब ये प्रश्न है वैसे बहुत सिंपली, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो सही जवाब दे सकते हैं। गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले कहीं भी कृषि आधारित में अनाज ही अधिक होगा, अनाज के उत्पादन अधिक होंगे। वैसे भी बिहार का जो क्षेत्र है तो गंगा के आसपास जो जलोढ़ मृदा है या अन्य नदियों के पास का जो क्षेत्र है वो जलोढ़ मृदा की वजह से ये क्षेत्र बिहार के मगध का जो रीजन है, क्योंकि बिहार में मेनली आपको जो मिलेगा वो समतल मैदान मिलेंगे। बिहार के कुल क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो बहुत बड़ा भूभाग जो है समतल मैदान में है, थोड़ा सा भाग पर्वतीय है और दक्षिणी बिहार का कुछ हिस्सा जो है वो पठारीय है। इन समतल मैदानों में जलोढ़ मृदा की वजह से कृषि अच्छी होती है, जैसे कि चावल की बात की जाए, गेहूं की बात की जाए, तो यहाँ पर इनकी उत्पादन अच्छी होती है। और खाद्यान्न फसलों में सबसे मुख्य फसल भी बिहार का जो है वो चावल है। तो अगर वैसे भी हम बात करें तो अनाज आधारित जो उद्योग हैं यहाँ पर सबसे प्रभुत्व में होंगे, ये बात याद रखिएगा। और लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो कृषि योग्य है। अगर बिहार में कहा जाए कृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो 79.46। नेक्स्ट, बिहार के गया जिला, ये अब जो प्रश्न आ रहा है वो याद रखिएगा 69 से, यानी जो प्री हुआ था उसमें पूछा गया है।
प्रश्न है कि बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्पेसिफिक पूछ दिया कि वहां की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। लेकिन इसमें कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं होने के कारण विभाग की तरफ से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। इस प्रश्न को लाने का पर्पस सिर्फ ये है कि इस तरह के प्रश्न आगे भी आपसे बन सकते हैं, किसी जिला वाइज जो है जनसंख्या के बारे में पूछा जा सकता है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से, यानी जो कोसी का मैदान है, कोसी जो रिवर है उसके आसपास का जो समतल मैदान है, जब हम फिजिकल मैप पढ़ रहे थे तो वहां हमने बिहार के प्रमुख मैदानों की चर्चा की थी, जैसे कटिहार का, पश्चिमी चंपारण यानी चंपारण का मैदान, नीचे का जो क्षेत्र है भागलपुर का, ये सभी। तो जो कोसी का मैदान है वो माध्य समुद्र तल से, यानी जो समुद्र तल से है, सी सरफेस से अगर बात की जाए तो सी सरफेस से इसकी एवरेज हाइट कितनी है, क्योंकि हम सी सरफेस से ही किसी स्थल की हाइट को जो है वो मेजर करते हैं, मापते हैं कि कितना है। ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन में देखिए गैप बहुत है, बहुत नियरेस्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत भी किसी को आइडिया होगा तो वो इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकता है। क्योंकि जब बहुत क्लोज आपसे ऑप्शन दिए रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि माइन्यूटली मिस्टेक होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। पर ऑप्शन में बहुत अंतर हो, यानी एक कुछ और पूछा है, एक कुछ और पूछा हो, तो उसमें अगर आपने पढ़ा हो तो आप जवाब जो है आसानी से दे सकते हैं। 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ये 69th का पेपर है तो अब 4 ही ऑप्शन रह गए थे। तो अगर हम वैसे देखें तो समुद्र तल से बिहार की ही ऊंचाई में जो है 300 मीटर का नहीं है, तो ये हमने आसानी से कट कर दिया। तो जो कोसी मैदान की है वो 300 मीटर है, सॉरी 300 नहीं, सॉरी 30 मीटर जो है, सही जो जवाब हमारा होगा 30 मीटर है। तो हम आसानी से पहला तो जो है इलिमिनेट कर लिए थे, ये दोनों ही कर लिए थे। नेक्स्ट, बिहार की भौगोलिक संरचना, ये जियो से आपका प्रश्न है। जो बिहार की भौगोलिक संरचना है उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि चट्टानी प्रणालियों से बनी है। इसका यहां है कि चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है आपने पढ़ा होगा, चट्टान के प्रकारों में इन प्रकारों को धारवाड़, विंध्यन, क्वाटरनरी और तृतीयक चट्टान प्रणाली। एक तरफ है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के त्रिव। 1 मिनट, इसका जो है कूट नहीं दिया हुआ है, मैं लिख दे रही हूं, फिर हम चर्चा करते हैं। दो मैं यहां लिख दे रही हूं, ए, बी और सी और डी। यहां मैं ए बी सी डी है, तो एक है 3 4 1 2 और एक है 1 3 2 4। सी में भी ऐसे ए बी सी डी 2 3 4 1 4 2 3 1, ये रहे आपका कूट। तो ये है धारवाड़, विंध्यन और क्वाटरनरी और तृतीयक। एक तरफ है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के त्रिव जमाव से जो निर्मित होगी।
पश्चिमी चंपारण में जो होगी सबसे पुराना जो आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा होगा या बलुआ पत्थर, ये एक साथ हो गया है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान की प्रणाली के मुख्य घटक होंगे। तो कौन सी जो है किससे जो है मैच करती है, यहां पर आपको मिलान करना है। धारवाड़ चट्टान के बारे में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा होता है, ये बिल्कुल सही है। विंध्यन की जब बात की जाए तो विंध्यन में ही आपको मिलती है ये बलुआ पत्थर चूना, क्योंकि जो विंध्य का दक्षिणी हिस्सा बिहार का है उसमें हम देखते हैं विंध्य के कुछ हिस्से आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी उसके कुछ हिस्से आते हैं, तो वहां आप देखते हैं कि चूना पत्थर हुआ, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, सेल पत्थर वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। जब मिर्जापुर वगैरह का जो रीजन है वो भी आता है, तो विंध्यन में हो गया ये। अब पूछा जा रहा है क्वार्टनरी की जब बात की जाए तो ये हिमालयन वाले रीजन में हो जाएगा, और प्रायद्वीपीय जो नदियां होती है यानी दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उन वाले हिस्से में। और एक बचा तृतीयक चट्टान प्रणाली, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 3 4 1 2 तो ए में है, ए में है 3 4 1 2, तो ऑप्शन ए इज राइट, 3 4 1 2। नेक्स्ट, गंडक नदी का दूसरा नाम है, यानी गंडक नदी को किस और एक नाम से जानते हैं? बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी और पुनपुन। तो प्राचीन समय काल में भी गंडक जो है नारायणी के नाम से जानी जाती थी। इस मैप पर हम गंडक की अवस्थिति को देखें तो ये रहा नदी का मैप, ये है गंडक रिवर और ये है बूढ़ी गंडक आपकी। तो गंडक जो रिवर है ये क्या बोलते हैं, नारायणी के नाम से प्राचीन समय काल में जानी जाती थी। और ये याद रखिएगा घाघरा, गंडक और कर्मनाशा, ये 3 नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य जो है बॉर्डर निर्धारित करती हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहां से ये कर्मनाशा, सॉरी ये रही कर्मनाशा जा रही है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कर रही है, ये घाघरा जा रही है तो यूपी और बिहार के बीच बॉर्डर निर्धारित कर रही है, और ये ऐसे आ रही है तो ये भी जो है निर्धारित कर रही है। ये तीनों नदियां जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य जो है वो बाउंड्री निर्धारित करती है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? ए मुंगेर, सारण, सिवान, जमुई। अभी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट में हमने देखा था कि बिहार में सर्वाधिक सोने के लिए जो है कौन सा जिला जो है वो फेमस है, तो याद रखिएगा जमुई जो है वो फेमस है। जमुई में जो है बिहार के सर्वाधिक जो है वो सोने पाए जाते हैं। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर चर्चा हुई है हमारी क्लासेस में, जब हम सामान्य परिचय बिहार का पढ़ रहे थे तो वहां हमने चर्चा की थी त्रिवेणी नहर के बारे में। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ए कोसी, बी सोन, सी गंडक और डी मयूरभाछी। तो याद रखिएगा गंडक रिवर पर बनी है त्रिवेणी नहर। और जो बिहार का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है, अगर आपसे कभी पूछा जाए प्रश्न कि बिहार का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा गंडक। इससे ये संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की जो है परियोजना है और इसका लाभ नेपाल को भी मिलता है, ये बात भी याद रखिएगा। लेकिन प्रश्न वही ये पूछ लिया जाए अगर आपसे कि सबसे पुरानी परियोजना सिंचाई कौन सी है बिहार की, तो वो सोन नदी पर है। अंग्रेजों के समय काल में यानी ब्रिटिश कार्यकाल में ही बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? यानी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है कि बिहार में है। ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा गजनेर वन्यजीव अभयारण्य और चौथा भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि एक दिन पढ़ाते हुए बाय मिस्टेक मुझसे ये हुआ था कि मैंने शायद भीम बांध को गया बोल दिया।
याद रखिएगा भीमबांध मुंगेर में है, बिहार के किस जिले में है, मुंगेर जिले में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में है, और ये बिहार का एकमात्र जो है वो टाइगर रिजर्व है। और उसके बाद अब कैमूर को भी टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये दुधवा तो उत्तर प्रदेश में हो गया, और गजनेर जो है ये राजस्थान में है, ये जो है राजस्थान। तो आपको सही जवाब देना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो आपका 1 और 4 किस में है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज राइट। पहला और चौथा जो है वो बिहार में है, एक पश्चिमी चंपारण में है और एक जो है भीमबांध मुंगेर में है, और मैंने शायद वहां पढ़ाते वक्त गया बोल दिया था। नेक्स्ट, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ए ओरमांझी, मंदार, हेहल और नगरी। आपको बताना है किससे स्वर्णरेखा जो है वो प्रवाहित होती है। तो नगरी, याद रखिएगा ये है उस स्थान का नाम जहां से होकर स्वर्ण रेखा निकलती है, तो वो है नगरी। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? अब इस प्रश्न को भी इसलिए डिलीट किया गया कि इसमें दिए हुए ऑप्शन में से एक भी सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए विभाग की तरफ से इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया है। हमेशा याद रखिए इस तरह के प्रश्न जो है आपसे करंट में जरूर बनते हैं। करंट में कोई मुद्दा बिहार से बहुत चर्चा में अगर रहेगा तो याद रखिएगा करंट में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो सीधे सीधे बिहार के होंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि वैसे शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए बिहार ने 2070 जो लक्ष्य रखा है 2070 का रखा है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, अब देखिए ये पुराना आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न है, ये सिर्फ मैं इसलिए आज करा दे रही हूं ताकि आपको आइडिया चले कि चाहे वो इकोनॉमी सर्वे हो या बजट हो, उससे किस तरह के प्रश्न जो हैं आपसे बनेंगे। क्योंकि ये 21-22 का इकोनॉमी सर्वे है, अब इससे तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा इस साल का जो बजट और इकोनॉमी सर्वे है उसी से पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़्यादा चर्चित विषय रहेगा तो पिछले इकोनॉमी सर्वे और बजट से पूछ लिया जा सकता है, वो भी बहुत हाईलाइटेड कोई इशू रहा हो, कोई बात ऐसी कही गई हो उसमें या कोई ऐसा लक्ष्य रखा गया हो तो ही पूछा जाता है, वरना उस साल के बजट और इकोनॉमी सर्वे के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये देखना है कि राज्य में शहरीकरण का स्तर, यानी जो सिविलाइजेशन की यहाँ पर बात कर रहा है, कितना है। आगे आपसे इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इसे सिर्फ देख लीजिए। उस समय जो था वो था 15.3। वैसे आपसे अगर पूछा जाए 2011 के सेंसस की बात की जाए कि उस समय शहरीकरण का बिहार का स्तर क्या है, तो 11 पॉइंट समथिंग है। और ये पूछा जा रहा है आपसे आर्थिक सर्वेक्षण 21 और 22 का। अब जो प्रश्न बनेगा वो नए वाले से बनेगा, बस इसे देख लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सीता माता की, ये भी करंट से रिलेटेड इशू है, बस ऐसे प्रश्न जो हैं क्योंकि ये सबसे ऊंची मूर्ति है तो कभी भी पूछा जा सकता है, ये जीके जीएस के अंतर्गत आ जाते हैं। करंट का इशू रहता है पर जीके जीएस में आ जाते हैं। सीता माता की विश्व की, भारत की ही नहीं, ध्यान देना है, विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कितनी, 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शंस को ध्यान से देखें, मधुबनी, सीतामढ़ी, बोधगया, पटना, कोई नहीं और एक से अधिक। अब यहाँ से देखिए, अब ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ 4 तक जो प्रश्न थे वो थे 69th में, क्योंकि पहली बार 69th में जो है एक लंबे समय बाद बीपीएससी एग्जाम में 4 ऑप्शन रखे गए, उससे पहले एक लंबे समय तक 5 ऑप्शंस थे। ये जो है 67th का री एग्जाम जो हुआ था, उसका प्रश्न अब है।
तो ध्यान से, तो ये सिंपल सी है कि जहां उनका जन्म हुआ होगा या किसी लिए वो फेमस होगा, कहीं भी किसी की मूर्ति है या उनसे संबंधित अगर कोई वहां पर स्थापना किया जाता है तो उस स्थान से उनके जीवन का कोई ना कोई जो है संबंध रहता है। तो जब माता सीता की बात की जा रही है तो याद रखिएगा सीतामढ़ी से, क्योंकि इनका जन्मस्थली यही था। तो सीता माता सीतामढ़ी से जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय यानी पर पर्सन इनकम की बात की जा रही है यहाँ पर। तो अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम लगाना है कि कहाँ पर जो है वो आपको सबसे जो है कम, फिर उसके बाद अधिक अधिक जो है देखने को मिलेगा। ये यहाँ चिन्ह होगा, ये यहाँ, ये यहाँ। तो यहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, इधर उधर चेंजेस है। मैं एक ऑप्शंस को पढ़ लेती हूँ। एक है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। इन्हीं 5 डिस्ट्रिक्टों को ऑप्शंस में इधर उधर करके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और एक जो उस समय 5वां ऑप्शन चलता था, ऑप्शन ई, कोई नहीं और एक से अधिक। 68 में ऐसा हुआ था कि इन दोनों ऑप्शंस को डी और ई में कन्वर्ट किया दिया गया था, नहीं उससे पहले इन दोनों को ऑप्शन ई में ही रखा जाता था, इससे और ज्यादा जो है कंफ्यूजन होता था। तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, वैसे नहीं कि सर्वाधिक हैं ही, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर बात की जाए तो पहले होगा आपका नवादा में अधिक, उसके बाद किशनगंज में, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। शिवहर में जो है वैसे भी सबसे कम, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक आय है पटना में और सबसे कम है शिवहर में। शिवहर याद रखिएगा क्षेत्रफल वाइज भी सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर जन घनत्व जो है यहाँ सर्वाधिक है। और शिवहर में जो है सबसे कम है भी, सबसे कम प्रति व्यक्ति। और सबसे अगर अधिक पूछ लिया जाए आपसे, सबसे अधिक कहाँ पर है, तो वो याद रखिएगा पटना। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? आप देख रहे हैं कि भारत से दिन प्रतिदिन गिद्धों की संख्या कम होती जा रही है, इनकी जनसंख्या में हमें जो है वो गिरावट नजर आ रही है। इसलिए गिद्धों के संरक्षण के लिए अलग अलग स्थानों पे रिसर्च सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। जैसे हरियाणा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी जो है इनके रिसर्च पर ब्रीडिंग के लिए सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि इनकी जनसंख्या में जो है कमी लाया, क्या बोले, रोका जा सके, जो गिरावट हो रही है उसे रोका जा सके, वृद्धि की जा सके। तो ठीक ऐसे में ही इनके संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो है गिद्ध कंजर्वेशन जो है एक प्लान शुरू किया गया बिहार में। तो किस इनमें से कहां पर जो है गिद्ध कंजर्वेशन प्लान जो है वो शुरू किया गया है? एक कैमूर टाइगर रिजर्व जो कैमूर में है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी, कांवर लेक जो है वो बर्ड सेंचुरी के रूप में भी है। तो कहां पर जो है वो शुरू किया गया है गिद्ध संरक्षण केंद्र? याद रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट चंपारण है, इसी में जो है गिद्धों के लिए कंजर्वेशन प्लान जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट, शहरीकरण के बढ़ते स्तर। फिर देखिए सिविलाइजेशन पर एक और प्रश्न पूछा गया, अर्बनाइजेशन पे, सॉरी। तो पूछा जा रहा है कि बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम फिर से लगाना है। इस चिन्ह को ध्यान से रखिएगा, अगर इसे आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आप गलत जवाब दे दें। एक जगह लिखा है नालंदा मुंगेर पटना, फिर नालंदा पटना मुंगेर, पटना मुंगेर नालंदा, मुंगेर नालंदा पटना।
तो हम यहाँ देखना है बढ़ते स्तर को पूछ रहा है, तो अगर ऐसे होता तो अलग जवाब हो जाता, पर हमसे बढ़ते पूछा गया है तो याद रखिएगा सबसे सर्वाधिक तो पटना में ही शहरीकरण आपको देखने को, अर्बनाइजेशन जो है बिहार में सबसे अधिक पटना में मिलेगा, उसके पश्चात आपको मुंगेर में और उसके पश्चात नालंदा में। अगर वहीं इस चिन्ह को ऐसे करके दे देता तो आपका जवाब जो है ये हो जाता, पटना, मुंगेर और नालंदा। पर इसे देखना है, बढ़ते और घटते क्रम का जो चिन्ह होता है उसे आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23, देखिए प्रत्येक वर्ष जो है बजट और इकोनॉमी सर्वे से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए आपको प्री देना है तो आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे को अच्छे से कर लेना होगा, क्योंकि इकोनॉमी में वैसे भी अधिकांश प्रश्न होते हैं वो आपके करंट बेस्ड ही होते हैं, कोर इकोनॉमी से कम प्रश्न किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है कितना है, 3.18 टू 12.1 3.47 है, तो ये उस समय का है, सिर्फ मैं इसलिए ये जवाब है, पर अभी का आपको ध्यान दिख रहा है, जो सही जवाब है वो ये है। आपको इस साल के बजट और इकोनॉमी सर्वे को ध्यान से पढ़ के जाना है किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, फिर से देखिए इकोनॉमी सर्वे से प्रश्न है, 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी वाले का बात हो रहा है, 4.8% की वृद्धि दर्ज हुई। बिहार के तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी जो सेक्टर है उसमें क्या 8.5% की उच्चतम दर बढ़ रहा है। बिहार के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी में 2.8% की दर की वृद्धि हुई। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.2, अच्छा हाँ, यहां पर प्रश्न को ध्यान से देखिए, गलत पूछा जा रहा है, यानी कौन सा जो है एक रॉन्ग है। तो आप जानते हैं कि हर सेक्टर में अलग अलग वृद्धि आपको दिखने को मिलेगी, प्राथमिक में अलग, द्वितीयक में अलग और तृतीयक में अलग। तो ये गलत है, क्योंकि जो वृद्धि हुई थी प्राइमरी में वो 2.3% हुई थी, 2.8 नहीं हुई थी। तो इस तरह के प्रश्न आगे भी बजट और इकोनॉमी सर्वे से बन सकते हैं, इसलिए इसे आपको अच्छे से करके जाना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, यानी फीमेल लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस से 61.80, 71.25, 50.50, 51.50, कोई नहीं और एक से अधिक। आप जानते हैं कि भारत में अगर साक्षरता में सबसे निचले पैदान पे जो राज्य है वो बिहार है। बिहार में औसत यानी एवरेज जो लिटरेसी रेट है वो है 61.8, पुरुषों में 71 पॉइंट समथिंग है, इससे अधिक है। फीमेल की में जो है वो है 51.50%। मेल और फीमेल चाहे वो बिहार की बात की जाए या भारत की भी औसत देखा जाए तो मेल और फीमेल में जो गैप है वो अधिक है। हम भले ही महिला सशक्तिकरण की बात कर ले, महिला कहें कि इकोनॉमी में उनका बड़ा योगदान है, लेकिन एजुकेशन में आज भी बहुत गैप है। हाँ, ये गैप अगर नेक्स्ट जो सेंसस आएगा उसमें कम नजर आएगा, क्योंकि अब जो है महिलाओं को एजुकेशन पे ज्यादा जो है वो बल दिया जा रहा है। अगर प्रश्न ये पूछ ले आपसे कि पुरुष साक्षरता में या फिर औसत साक्षरता में या महिला साक्षरता में, तीनों में ही उच्च भारत में जो है बिहार का रोहतास जिला है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि निम्न कहां पर है, तो याद रखिएगा निम्न में जो है पुरुष की बात की जाए या औसत की बात की जाए तो पूर्णिया है, लेकिन महिलाओं में सबसे कम साक्षरता जिस जिले में है वो है सहरसा जिला, जहां पर सबसे कम जो है महिला लिटरेसी रेट है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल फ्रेश वाटर वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? गोखुर झील जानते होंगे आप,
ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि कैसे जब नदियां विसर्प बनाती हैं तो कट के कहीं पर जो एक झील का निर्माण करती हैं वो गोखुर झील कराती हैं, ये आपने जियो में पढ़ रखा होगा। तो कौन सी है, क्या घोघा झील, कांवर झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील, ये चारों झील बिहार में है। तो याद रखिएगा जो कांवर झील है कहाँ पर, बेगूसराय में। ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर गोखुर झील है, याद रखिएगा। ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, याद रखिएगा, ये बर्ड सेंचुरी भी है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार, देखिए कई बार पूछा हुआ प्रश्न सोने के भंडार से। मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार, कोई नहीं और एक से अधिक। तो याद रखिएगा जमुई, यहां पर जो है सर्वाधिक सोने का भंडार। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, बांका, कोई नहीं एक से अधिक। याद रखिएगा बिहार में भागलपुर का जो टसर सिल्क है वो विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन वैसे कहा जाए कि भारत में टसर सिल्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो है झारखंड। अग्रणी राज्य है, लेकिन भागलपुर में जो टसर सिल्क पाया जाता है वो जो है विश्व विख्यात है। और यहाँ सिल्क का जो है बहुत जो है सिल्क से बने हुए आपको साड़ी हुए, चादर हुए, कुर्ते हुए, बहुत तरह के जो है कपड़े मिलेंगे। तो भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है, घाघरा, गंगा, कोसी, सोन, कोई नहीं एक से अधिक। याद रखिएगा कोसी अपने बाढ़, विख्यात बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। हर साल बाढ़ आने पर ये अपने आसपास का जो एरिया है उसे तहस नहस कर देता है। बहुत सारे लोग पलायन करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का घर जो है बर्बाद। और इसकी इसी यानी बाढ़ में जो ये विनाशकारी रूप धारण कर लेती है कोसी नदी, और इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अपने विनाशकारी रूप के कारण बाढ़ के समय बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड, तेलहर भी लिखा होता है तो कंफ्यूजन नहीं होता है, तेलहर भी लिखा हो तो सेम ही पूछा जा रहा है। तेल्हाड़ कुंड, ये वो क्या बोलते हैं, गूगल ट्रांसलेट का प्रॉब्लम होता है कि कुछ का कुछ ट्रांसलेट हो जाता है। जल प्रपात, वाटरफॉल पढ़ा होगा आपने जियो में, ऊंचाइयों से जो गिरते हैं, अवस्थित है सासाराम, नवादा, कैमूर और रोहतास। आपको बताना है किसमें जो है तेलहर कुंड जल प्रपात जो है वो अवस्थित है, तो याद रखिएगा कैमूर में। कैमूर में इसके अलावा करकट, एक और भी फेमस है करकट जल प्रपात। नवादा में आपको जो मिलेगा वो है ककोतल, एक मिनट, जी बिल्कुल ककोलत ही है, ककोलत जो है वो आपको मिल जाएगा नवादा में। और इसके अलावा रोहतास की बात की जाए तो दुर्गावती है, रोहतास में कौन सी है, और सासाराम में धुआं कुंड जो है वो जलप्रपात फेमस है। उसके अलावा एक मंझर कुंड भी है, पर धुआं कुंड जो है वो ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी बिहार जो है भारत के क्षेत्र में कितने भौगोलिक क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ है। ऑप्शंस है 94,200, 94,316, 94,163, 94,526, कोई नहीं या एक से अधिक। एक से अधिक तो होगा नहीं, लेकिन कोई नहीं हो सकता है, तो ई भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी इज राइट, 94,163। ये भारत के कुल भूभाग का 2.16% है। अगर प्रतिशत में आपसे पूछा जाए कि बिहार भारत के कुल एरिया का कितना प्रतिशत है, तो 2.86। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे,
सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, वीपी मंडल, कोई नहीं, एक से अधिक। तो सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा, क्योंकि वायसराय की कार्यकारिणी पद में भी पहले जो भारतीय चुने गए थे यही थे, और ब्रिटिश के जो सभा थी उसमें भी पहले सदस्य के रूप में जो है सत्येंद्र प्रशांत, प्रसाद भी कहीं कहीं लिखा होता है, सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा ही चुने गए थे। और बिहार और उड़ीसा के लिए जो पहले राज्यपाल नियुक्त हुए थे ये भी पहली बार यही हुए थे। ये एक वकील थे और राजनेता भी थे। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? अब सबसे पहला प्रश्न ये सोचना चाहिए कि हमें कि बर्ड रिंगिंग स्टेशन क्या होता है, आखिर क्यों बनाया जाता है बर्ड रिंगिंग स्टेशन? जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए कहा जाए या फिर उनके रिसर्च के लिए कहा जाए, इन सबों के लिए जो है इसका, या फिर ऑब्जर्व करने के लिए कि कैसे आती हैं कब जाती हैं, यानी कह सकते हैं कि उनके अवलोकन के लिए जो प्रवासी पक्षियाँ होती हैं उनके अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बर्ड रिंगिंग स्टेशन निर्मित किए जाते हैं। अभी तक भारत में टोटल 4 बर्ड रिंगिंग स्टेशन निर्मित किए गए हैं, जिसमें से आपको यहाँ प्रश्न उत्तर भारत से पूछा गया है, तो उत्तर भारत में पहला जो हुआ है वो भागलपुर में किया गया है। यानी कि माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उसके ऑब्जर्वेशन के लिए, उनके उसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए और उसके रिसर्च के लिए बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो 3 हैं, एक तो है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में है, उसके अलावा एक चेन्नई में भी है, तमिलनाडु में, एक और कहीं और है, एक सेकंड, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। तो ये दक्षिण भारत का पहला हो सकता है चेन्नई, भुवनेश्वर शायद पूर्व में हो सकता है और जयपुर पश्चिम में, तो ये याद रखिएगा। ऐसे ही कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान रखिए, बर्ड रिंगिंग स्टेशन। नेक्स्ट, 2011 के सेंसस से फिर पूछा गया है प्रश्न कि बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? जब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं पूछी जा रही है तो सिंपल बात है कि सेक्स रेशियो की बात हो रही है कि सर्वाधिक जो है सेक्स रेशियो, लिंगानुपात किस जिले की है। तो ऑप्शन से गोपालगंज, पटना, बेगूसराय और सिवान। तो याद रखिएगा गोपालगंज में बिहार में पुरुषों से महिलाओं की संख्या ज्यादा है, यानी 1000 पुरुषों पे वहां पर महिलाओं की संख्या 1015 है। अब सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। तो सर्वाधिक है, और मुंगेर में जो है सबसे कम सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलेगा बिहार में। बिहार विधान परिषद, ध्यान से यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, ध्यान देना है। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1911, 1913, 1914, 1919, कोई नहीं, एक से अधिक। कई बार हमारी क्लास में चर्चा हुई है कि बिहार जो वर्तमान स्वरूप है उसका गठन कैसे हुआ था। 11 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन, घोषणा की गई बिहार बंगाल विभाजन को रद्द करके कि एक अलग प्रांत बनाया जाएगा। 1912 में विधिवत घोषणा होती है और फिर 12 में ही ये अलग एक प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू करता है। उसी मध्य एक बातचीत ये भी हो रही थी कि बिहार के लिए एक अलग से विधान परिषद का गठन किया जाए, पर यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि चर्चा कब हो रही थी, गठित कब हुई थी, यानी बैठक कब बुलाई गई थी पहली। ध्यान रखिए, तो पहली बैठक जनवरी 19 में बुलाई गई थी, 20 जनवरी 1913 को 1913 में जो है पहली बैठक बुलाई गई थी। वैसे इसके गठन की घोषणा 1912 में ही हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है यानी रिजर्व्ड हैं? 38, 40, 44, 46, कोई नहीं, एक से अधिक। अनुसूचित जातियों के लिए आप जानते हैं चाहे लोकसभा हो या फिर राज्य विधानसभा हो, यहाँ पर जो है सीटें आरक्षित रखी होती हैं हर जगह जो भी होती हैं।
अब बिहार में सबसे पहले आपको सोचना है विधान सभा जो है उसकी टोटल सीटें कितनी है, 243 है। यहाँ द्विसदनीय है तो विधान परिषद भी है बिहार में, तो विधान परिषद में जो सीटें हैं वो 75 हैं। अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है तो हो सकता है इस साल लोकसभा चुनाव से प्रश्न भी पूछा जाए, तो बिहार में टोटल लोकसभा जो सीटें हैं वो 40 हैं और राज्यसभा सीटें जो हैं वो 16 हैं। तो हमसे यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि एससी के लिए बिहार विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें कितनी सीटें जो है रिजर्व्ड की गई हैं, तो याद रखिएगा 38 सीटें जो हैं वो रिजर्व गई हैं। और लोकसभा की जो है बात की जाए, लोकसभा में जो 40 सीटें हैं इसमें से 6 जो हैं एससी के लिए जो है वो रिजर्व हैं, ये क्लियरली याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार के पंचायत निकायों यानी जो पंचायत निकाय हैं उनमें महिलाओं को 50% जो रिजर्वेशन दिया गया है ये किस वर्ष दिया गया था? क्या 2005 में, 6 में, 9 में, 14 में? कोई नहीं, एक से अधिक। बिहार पहला राज्य था जिसने पंचायती राज्य में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। वर्तमान में कई राज्यों में जो है 50% आरक्षण है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड ये सभी शामिल हैं, जहां पर पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा गया है, वर्ष की बात की जा रही है, किस वर्ष? तो याद रखिएगा 2006 में। और ये आरक्षण की बात जो है 243 डी में की गई है। आप जानते हैं 243 से लेकर ओ या ओ तक शायद पंचायत की बात होती है, तो उसमें याद रखिएगा कि 243 डी में जो है आरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट, झारखंड बनाने के लिए ये अब हाँ यहां याद रखिएगा, आप यहां से जो प्रश्न पूछे गए हैं ये जो 67th कैंसिल्ड जो पेपर था उसका, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, यानी किस वर्ष बिहार और झारखंड दोनों अलग अलग हुए थे? 2000, 2001, 4, 5, कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा झारखंड का जो बंटवारा हुआ था बिहार से वो एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के तहत हुआ था, कई बार चर्चा हुई है विस्तार से। तो ये हुआ था 2000 में। 2000 में 3 राज्यों को विभाजित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ को भी एक अलग जो है वो राज्य बनाया गया था, और बिहार से अलग होकर झारखंड, और ये बना था 15 नवंबर को। नेक्स्ट, बिहार में मानव विकास उप मिशन, एक मानव विकास उप मिशन चलाया गया था 1980 या कुछ के आसपास, एक अधिनियम के तहत था वो। एक सेकंड, हाँ, समाज पंजीकरण अधिनियम 1816 के तहत, सॉरी 19 नहीं, समाज पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत जो है मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? ऑप्शंस को यानी डिपार्टमेंट्स की बात की जा रही है, 6, 7, 8, 10, कोई नहीं, एक से अधिक। याद रखिएगा मानव विकास उप मिशन जो शुरू किया गया है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो मिशन शुरू किया गया है, इसमें टोटल 7 डिपार्टमेंट्स हैं। और इन 7 डिपार्टमेंट में कौन कौन है, तो ध्यान से रुकिएगा, हेल्थ से यानी स्वास्थ्य संबंधी एक विभाग होगा, शिक्षा एजुकेशन संबंधी होगा, उसके अलावा एक होगा आपका SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण जो विभाग, उसके अलावा BC OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग जन कल्याण विभाग, यानी 4 ये विभाग हो गए। इसके अलावा माइनॉरिटी से संबंधित एक होगा, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, और एक आपदा प्रबंधन विभाग होगा, यानी कि
जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका एक विभाग होगा। तो टोटल ये इतने विभाग जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, एक मैं बताना भूल गई, समाज कल्याण एक सोशल जो है वेलफेयर वो डिपार्टमेंट भी होगा। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ इन 7 विभागों में, एक शिक्षा, एजुकेशन, एक स्वास्थ्य हेल्थ, एक समाज कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एक हो जाएगा SC एंड ST कल्याण यानी वेलफेयर वाले हो जाएंगे। उसके अलावा एक BC एंड OBC कल्याण विभाग यानी कि वेलफेयर डिपार्टमेंट हो जाएगा। इसके अलावा एक अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी वाला हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपदा प्रबंधन विभाग। तो ये 7 विभाग जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट, बिहार का पहला रामसर स्थल, आप जानते हैं रामसर के बारे में पढ़ते हैं कि स्थलों को शामिल किया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रामसर स्थल, अब जानते हैं वर्तमान में भारत में 75 से ज्यादा जो है रामसर स्थल हो चुके हैं। कैमूर रेंज को, खड़गपुर झील को याद रखिएगा। खड़गपुर, ऐसा नहीं कि ये वेस्ट बंगाल वाले खड़गपुर की बात हो रही है, बिहार में भी एक खड़गपुर है। कांवर झील, राजगीर हिल्स, कोई नहीं और एक से अधिक। तो याद रखिएगा कांवर जो झील है बेगूसराय वाला, इसे ही बिहार का पहला रामसर स्थल जो है घोषित किया गया था। ब्रह्मा योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये एक हिल वो क्या बोलते हैं, ब्रह्मा पहाड़ी है, जो ब्रह्मा योनि पहाड़ी गया, रोहतास, नालंदा और नवादा। आपको बताना है कौन सा है, या कोई नहीं है या एक से अधिक में जो है ये हिल जो है अवस्थित है। तो ये वैसे तो गया में है, लेकिन इसमें और भी है, एक रामशिला और प्रेतशिला। ये भी हिल यहाँ पर 2 हैं, प्रेतशिला। ये 2 हिल जो है पहाड़ियाँ जो है वो गया में स्थित है। ये तीनों पहाड़ियाँ जो है फेमस पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट, सोन और गंगा नदी का संगम, यानी सोन और गंगा नदी जहां मिलती है, 2 नदियों के मिलन को संगम कहा जाता है, तो किस जिले में स्थित है? बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कोई नहीं और एक से अधिक। सिंपल कहा जाए तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सोन नदी जो है कहां पर आके मिलती है। सभी रामसर स्थल के नाम बता दूं? मुझे तो 75 प्लस के नहीं याद है। हाँ, ये बता सकती हूँ कि सर्वाधिक जो रामसर स्थल है भारत में वो तमिलनाडु में है, और सबसे उसके बाद जो दूसरे नंबर पे रामसर स्थल है वो उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक। 75 प्लस मुझे नहीं इतने फैक्ट्स याद हैं। तो याद रखिएगा, पटना में सोन नदी जो मिलती है पटना के मनेर में वैसे एग्जैक्ट मिलती है। तो पूछा जाए तो ये दोनों का संगम मिलन जो होता है वो पटना में मिलन होती है दोनों की। इसके अतिरिक्त आप याद रखिएगा कि पटना जो है ये बिहार के 9 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा जो है पटना जिला की स्पर्श करती है। नेक्स्ट, बिहार के किस कृषि जलवायु, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के सही था, किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। आप जानते हैं कि मेनली बिहार को जब एग्रो जोन की बात हुई, कृषि आधारित जोन में बांटा जाता है, तो मेनली 3 है और एक उसका उपभाग है, तो उसे 4 मान लिया जाता है। मेनली याद रखिएगा कि बिहार में एग्रो जोन जो है 3 ही है, और एक का एक पार्ट है वो उपभाग कहलाता है। तो उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में दक्षिण पश्चिम में। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो जिले हैं वो दक्षिण पश्चिम में है। टोटल 13 जिले जो हैं इसमें स्थित हैं। मैप के थ्रू हम देख सकते हैं इसे।
सॉरी, इमेज के थ्रू, मैप के थ्रू नहीं। हाँ ये रहा, तो ये रहा दक्षिण, सॉरी मैंने क्या बता दिया, उत्तर पश्चिम याद रखिएगा, सर्वाधिक जो है उत्तर पश्चिम में, जोन 1 जो है, शायद मैंने दक्षिण पश्चिम बोल दिया है, ये दक्षिण पश्चिम नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट वाला जो है 13 जिले हैं। और सबसे छोटा पूछा जाए अगर आपसे तो दक्षिण पूर्व जो है, जो कि उपभाग है, वो मेन भाग नहीं है, उपभाग है, वो है, यहां हम इसे देख सकते हैं। तो ये है बिहार का एग्रो क्लाइमेटिक जोन, सॉरी, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जोन 1 जो हुआ ये सर्वाधिक हुआ, जो कि उत्तर पश्चिम का है, इसी में सर्वाधिक जिले हैं, टोटल 13। उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा जोन जो होगा वो जोन 3 है, जो कि दक्षिण पश्चिम का है, और ये जो है जो सबसे छोटा है ये उपभाग है। इसके अलावा ऐसे कुछ मैप नहीं थे, ये नदी का हमने चर्चा किया था। हाँ यहां आप देख सकते हैं, इस मैप पर देख लीजिए अच्छे से, ये जा रही है यूपी से होते हुए बक्सर में चौसा में प्रवेश करती है गंगा नदी, और ये सोन नदी यहां मिल रही है पटना के पास जो है, जाकर मनेर के में जो है वो गंगा से मिल जाती है। तो यही प्रश्न पूछा गया था आपसे कि संगम कहाँ, गौतम, तो यहाँ मैं भी तो खुद यही लिखी हूं कि प्रीवियस के पेपर कराए जा रहे हैं, ये कोई एमसीक्यू नहीं है गौतम, ये प्रीवियस पेपर ही कराए जा रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो ये टोटल हमने आज 4 सालों के, याद रखिएगा